डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले कल हमने 10th क्लास की जो साइंस बुक का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जो पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ा था। आज हम इसका जो पार्ट सेकंड है वो पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है और नया प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट। ये एक लवण होता है तथा साथ में एक गैस बनती है, इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ये बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। यहां तक हमने कल स्टडी किया था। आज हम इससे आगे वाला जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला यहां पर पार्ट आता है कि क्रियाकारक। क्रियाकारक किसे कहते हैं, एक। दूसरा हम देखेंगे उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रियाकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि समझिए कि एक अभिक्रिया है, इसमें एक ए और बी दो पदार्थ आपस में मिलकर की क्रिया करके पदार्थ बना रहे हैं सी और डी। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नई चीज बनती है, नए पदार्थ बनते हैं, इन नए पदार्थों को हम कहते हैं उत्पाद। कभी कभी कुछ किताबों में क्रियाकारक को अभिकारक भी कहा जाता है। अभिकारक, क्रियाकारक कह दीजिए, रिएक्टेंट कह दीजिए या अभिकारक कह दीजिए, एक ही बात होती है। जैसे कि हम इस रासायनिक अभिक्रिया पर थोड़ा फोकस करें, इस रासायनिक अभिक्रिया पर, तो हम यहां देखते हैं कि जिंक और ये दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो रिएक्टेंट हैं, क्रियाकारक हैं। जो ये दो नई चीजें बनी हैं, एक तो बना हमारा जिंक सल्फेट और सेकंड बनी है हमारे हाइड्रोजन गैस। ये हमारे उत्पाद की श्रेणी में आएंगे, इनको उत्पाद कहेंगे। तो क्लियर, हमारे सामने ये दोनों चीजें क्लियर होगी। एक बार हम परिभाषा के रूप में देख लेते हैं, डेफिनेशन किस प्रकार से देनी है। तो अभिकारक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्लियर। उत्पाद की परिभाषा देखते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया होगा समझ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो बच्चों, जो जो हम पढ़ते जाते हैं वहां हम देखते जाते हैं। एक तो हमने अभिकारक पढ़ा और उत्पाद पढ़ा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, एक समीकरण लिखते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया, ये देखिए, अगर आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि इस समीकरण को मैं बोल के लिखूं, मतलब पूरा का पूरा वर्बली लिखें, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है, पूरा का पूरा, ये यहां से कम से कम यूं मानिए हमारी 1.5 लाइनें भर जाएंगी। चलो ये भी प्रोसेस छोड़ो आप, तो हम ये हमारे लिए एक बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस हम ये देखें, इसको हम ऐसे लिखें,
जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों ये प्रोसेस भी हमारी बहुत भारी पड़ जाएगी कि इस तरीके से लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सेसिव टाइम कंज्यूम, तो दैट इज नॉट फेयर। तो एक्चुअली फिर क्या हुआ ये कि आईयूपीएसी जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, उन्होंने कहा कि सिंबॉलिक, एक सिंबल के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक किसको लिख रहे हैं हम देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखा जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम रासायनिक समीकरण के। देखिए जैसे कार्बन है, या यूं मान लीजिए कोयला है, कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बच्चों एक नया प्रोडक्ट बनता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। एक तीसरी नंबर की रासायनिक समीकरण देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाई जाती है तो जल के अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी भी यह पूरी तरीके से लिखने का एक सही तरीका नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगली चीज है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने कल पढ़ा था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कल बताया भी था। रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती हैं, इधर भी हो और इधर भी हो, उन्हें हम उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में ही हो, ऐसी को हम अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया, तो दोनों को मिलाने से वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जल के अणु का निर्माण होता है। एक, जब जल के अणुओं का जल वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो जल अणु वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यह प्रक्रम जो है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यदि कोई, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती हो, इधर भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिशाओं में होती है, तो हमारा जो साइन का जो चिन्ह है, बीच वाला चिन्ह इस तरह का रहेगा। लेकिन कभी कभी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अलग तरीके से होती हैं। जो केवल एक दिशा में होती हैं। जैसे कि कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक गैस का निर्माण होता है। इस गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम ये चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कार्बन मिल जाए, या यूं कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कोयला और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें,
तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वन वे सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। तो ऐसी समीकरणों को हम इस तरीके से लिखते हैं। एक दूसरी बात यह है बच्चों, एक नई चीज है कि समीकरण लिखते समय हमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनकी स्टेट भी लिखनी होती है। तो स्टेट को हम यहां देखते हैं। यहां स्टेट के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि कोई चीज ठोस है, ठोस को हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसको एस लिखा जाएगा, ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में एस, स्मॉल लेटर में। यदि कोई तरल है, तरल का मतलब तरल की जगह हम बोले द्रव, लिक्विड। यदि कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम स्मॉल एल से लिखेंगे। यदि कोई गैस है, यदि कोई पदार्थ गैस बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको हम स्मॉल जी से लिखेंगे। यदि यूं एक और चीज है कि जल का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, इसको एक्वस को हम ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है तो इसको जी, ऑक्सीजन भी गैस है इसको जी। ये देखिए पानी ये लिक्विड फॉर्म में यदि है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिखेंगे एल। यहां पे कार्बन के किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, कोयला जो सॉलिड फॉर्म में है तो एस लिख दिया। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो ये हमें जो क्रियाकारक और उत्पाद के साथ हमें ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, उनकी स्टेट अवस्था लिखनी पड़ती है कि पदार्थ किस अवस्था में स्थित है। एक अब हम यहां पर एक उदाहरण और देखेंगे। एक उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास मिटाने के बाद हमारे पास स्पेस अच्छा रहेगा। देखिए आप वापस हम बात करते हैं, फटाफट से देखें। अगर कोई यदि कोई क्रिया कारक या उत्पाद ठोस है तो उसको लिखेंगे एस से। यदि वो तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है तो उसको एल से लिखेंगे। यदि गैस अवस्था में है तो जी से लिखेंगे। यदि तरल जलीय विलयन के रूप में है तो उसको एक क्यू एक्वस के रूप में लिखेंगे। क्लियर। यहां पर एक हम अभिक्रिया देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में घोल दिया और जब इसका वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है बच्चों, साथ में क्लोरीन भी बनती है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। यहां पे हम समस्त सारी चीजों के बारे में हम लिखते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, ये सॉलिड फॉर्म में है। पानी, ये पानी है, ये लिक्विड फॉर्म में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है लेकिन वह एक्वस जल में घुला हुआ होता है, इसलिए इसको एक्वस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लोरीन गैस है तो ये गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन भी गैस है तो ये भी गैसियस फॉर्म में है। इस प्रकार ये सिंबल्स हमको लिखने पड़ते हैं, मतलब पदार्थों की अवस्थाएं भी लिखनी पड़ती हैं। अगला, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो इस तरीके से, तो दोनों तरफ से, यदि अभिक्रिया इरिवर्सिबल है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अलावा हर रिएक्शन के लिए कोई कोई बच्चों टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और कैटालिस्ट होता है। कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित ताप पर, निश्चित दाब पर और कभी कभी इसमें उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक, जो ये तीर का निशान होता है ना, इसके ऊपर नीचे लिखा जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर जितना भी ताप होगा तो टेम्परेचर यहां लिख दिया जाएगा। अगर प्रेशर लिखना है तो प्रेशर भी यहां लिख दिया जाएगा। और कभी कभी बच्चों ऐसी स्थिति बनती है कि रासायनिक अभिक्रिया में हीट प्रोड्यूस होती है, या तो हीट बाहर निकलती है या हीट देनी पड़ती है।
अगर हीट बाहर निकलती है, मान लो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब A और B दोनों आपस में क्रिया करके उत्पाद C और D बनाते हैं, तो कभी कभी प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया में होता क्या है कि साथ में कभी कभी ऊष्मा भी निकलती है। अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो डेल्टा H के साथ लिखा जाता है। कभी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा निकलती नहीं है बल्कि देनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया को इस रूप में लिखा जाता है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी माइनस डेल्टा H। ये तो एक अगला चरण हमारा और आता है, एक बिल्कुल लास्ट चरण और है। तो देखिए लास्ट चरण में हमको क्या काम करना पड़ता है, कोई से भी जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। अब संतुलित कैसे करना पड़ता है, ये जो प्रोसीजर है इसका हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक आइडियल एक समीकरण लिख के देखते हैं पूरी सही तरीके से। देखिए आप, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया NH3, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और ये बनाती हैं। तो देखिए हम पहले तो हम इसको समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहां पर हाइड्रोजन ये हमारे 6 हो गए। यह संतुलन की एक संतुलन की एक प्रक्रिया होती है जो हीट एंड ट्रायल विधि से किया जाता है। इसको हम हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे। देखिए ये वाला जो प्रक्रम है, समीकरण जो है वो पूरी का पूरा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा गया है। देखिए इस रासायनिक समीकरण के लिए जो उत्प्रेरक चाहिए होता है वो चाहिए होता है लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण एक्चुअली ठोस अवस्था में होता है, इसलिए मैंने सॉलिड फॉर्म में लिखा है। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है इसलिए G, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है G, अमोनिया भी गैस फॉर्म में है G के फॉर्म में। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, तो इसमें 773 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चाहिए था और 200 एटमॉस्फेयर, इसमें 200 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में जब ये प्रक्रम ये केमिकल रिएक्शन होती है तो बच्चों साथ में इसमें क्या होता है कि ऊष्मा भी निकलती है, तो 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां पर हम सारी ये पूरी की पूरी कंप्लीट रासायनिक समीकरण है। यहां हम देखते हैं दो क्रियाकारक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दो क्रियाकारक हैं जो मिलकर के किसी एक उत्पाद अमोनिया के निर्माण करते हैं। इस पूरे प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में लोहे चूर्ण की आवश्यकता पड़ती है और यह रासायनिक अभिक्रिया 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर तथा 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर संपन्न होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया करते समय एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें कि 10.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा का निष्कासन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, इस बैलेंस के प्रक्रम हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों जुड़े रहें और जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में अभी आए हैं, प्रमोट आए हैं, वो मेरे साथ क्लास में जुड़े। आपकी विज्ञान का चैप्टर क्रमशः टॉपिक वाइज कंप्लीट पूरे कराए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।